पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ली मुआन और वांग दोनों आपस में मिल गए होते हैं। वहां आने के बाद वांग ने उससे किसी तरह की पिल की डिमांड की थी जिस वजह से वांग अपना ब्रेक थ्रू कर सकता है। साथ ही वांग के पास एक एल्केमी फर्नेस भी था जिसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पिल को रखा गया है, लेकिन वो फर्नेस जो होता है ना वो एकदम सील होता है। उसे खोलने के लिए काफी अच्छी अच्छी टेक्निक लगेगी और कई सारे रिसोर्सेज भी लगेंगे। उसका इस्तेमाल करके ही वहां पर उस एल्केमी फर्नेस को खोला जा सकता है। इसलिए ली मुआन उस एल्केमी फर्नेस को खोलने के काम पर लग जाती है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो लाल बाल वाला एल्डर एकदम ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि आखिर तुम लोग किस काम के हो, तुम लोगों ने इतना सा पता नहीं लगा सके कि आखिर ली मुआन यहाँ पर कौन सी किताब को पढ़ने के लिए आई थी। मैं तो तुम लोगों की ऐसा मन कर रहा है कि यहाँ पर चाय नहीं ले लूं। तब वहाँ पर एक दूसरा एल्डर आता है जो उस लाल बाल वाले एल्डर से कह रहा होता है, इन छोटे मोटे डिसाइपल के ऊपर गुस्सा करके तुम्हें क्या ही मिलने वाला है, इन पर गुस्सा करके कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे ही तुम गुस्सा करते रहोगे तो कोई ना तुम्हें यहाँ पर एल्डर के तौर पे मानेगा, सब तो तुमसे डरते ही रहेंगे। और ये जो एल्डर होता है वो उस लाल वाले एल्डर का फादर था। तब वो एल्डर अपने फादर से कह रहा था, फादर आपको पता नहीं कि मैं बहुत ही ज्यादा यहाँ पर गुस्सा हूँ, न जाने कौन सी नई मुसीबत यहाँ पर आकर मेरे सामने खड़ी हो चुकी है। ली मुआन के साथ मैंने किसी बंदे को देखा जो कि मुझे पावरफुल दिखाई दे रहा था, मुझे कैसे भी करके उससे अपने रास्ते से हटाना होगा वरना मेरे सर का वो घंटा बनकर एनी टाइम मेरे सर पर बजता रहेगा। ली मुआन भी उसका साथ बहुत अच्छे से दे रही है। अगर वो दोनों एक साथ मिल गए तो नहीं लगता मुझे कि मैं उन दोनों को एक टाइम पे हरा पाऊंगा, इसलिए तो मैं सारी चीजें यहाँ पर कर रहा हूँ कि कैसे भी मैं करके ली मुआन और उसका जो साथी है उन दोनों को खत्म कर सकूं। चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, मैं उसे मरा हुआ देखना चाहता ही हूँ, भले से इसके लिए मुझे कितने ही लोगों की लाशें क्यों ना बिछा देनी पड़े। जिस पर उसका फादर कह रहा होता है, अरे मेरे बच्चे शांत हो जा, ठीक है मैं कुछ देखता हूँ, अगर वो जो तुम्हारा दुश्मन है अगर मेरे सामने आया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला, बस तुम मुझे उसका हुलिया बता दो, मैं उसी टाइम उसकी वहां पर जान ले लूंगा। उसे मारने के बाद मैं उसकी लाश तुम्हारे कदमों में लाके पटक दूंगा, तब जाकर मेरे बेटे को शांति मिलने वाली है, वरना मैं अपने बेटे की ऐसी हालत तो बिल्कुल भी नहीं देख सकता। तुम बस यहाँ पर डुअल कल्टीवेशन सेरेमनी में जो तुम्हारी शादी होने वाली है ना उसकी तैयारी करो और दिमाग को थोड़ा ठंडा रखो, सारी चीजें मैं संभालने के लिए तैयार हूँ। इधर हम ली मुआन को देखते हैं जो काफी सारे जरूरतमंद वाले हर्ब्स को लेकर आ गई होती है ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए वो उस एल्केमी फर्नेस को खोल सके। उन हर्ब्स के अंदर उसने अपनी पावर को मिलाना स्टार्ट कर दिया था जिस वजह से वो हर्ब्स और ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और वो सारे के सारे एल्केमी फर्नेस के अंदर जा घुसे थे। उन सभी का इस्तेमाल करते हुए ली मुआन वहां पर दानफेंग पेपर को ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता है। एल्केमी फर्नेस को तो इतने सारे हर्ब्स की वजह से भी एक असर तक नहीं हुआ था, तो खुलना तो दूर की बात है। ये देखकर ली मुआन कह रही होती है, मुझे तो लगता है कि अब शायद मुझे स्कल्पचर पवेलियन के अंदर जाना पड़ेगा, वहां जाकर ही मुझे कुछ ऐसी चीजें मिल सकती है जिसकी मदद से मैं दानफेंग पेपर को ओपन कर सकूं। उसके बगैर मुझे नहीं लगता कि कोई छोटी मोटी चीजें यहाँ पर इसे ओपन कर सकती है। हो सकता है मुझे वहां पर कुछ और ऐसे हर्ब्स मिल जाए जिनकी मदद से मैं इस दानफेंग पेपर की पावर को खत्म कर सकूं। तभी वहां पर वो लाल बाल वाला एल्डर आने लगता है, इसलिए ली मुआन जल्दी से उस एल्केमी फर्नेस को वहां पर छुपा देती है। ली मुआन उस एल्डर को देखकर कह रही होती है, चले जाओ यहाँ से, मैं अभी यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन कर रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल भी मत करना। जिस पर वो एल्डर कह रहा होता है, अरे मोहतरमा तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो जाती हो बात बात पर, तुम्हें तो पता ही है ना कि कुछ दिनों बाद तो वैसे भी हमारी शादी होने वाली है, तो तुम अभी से इतना गुस्सा करोगी तो आगे चलकर तुम्हें ही नुकसान होगा। हम दोनों को आपस में बातें करनी चाहिए, एक दूसरे से रिश्ता और बढ़ाना चाहिए, और तुमको तो देखो तुम तो खाली दूर भागते जा रही हो। जिसके बाद आगे वो एल्डर वहाँ पर ली मुआन से पूछ रहा होता है, देखो मैं उस दिन तो तुमसे पूछना भूल गया था, लेकिन अब तुम मुझे यहाँ पर बता सकती हो कि उस दिन तुम्हारे सामने जो मास्क पहना हुआ बंदा आया था ना उसके साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है, तुम तो उससे बहुत ही ज्यादा घुल मिल कर बातें कर रही थी। मैं जरा उसका बायोडाटा जानना चाहता हूँ कि आखिर वो कैसा बंदा है और वो तुम्हारे साथ क्यों इतना करीब आ रहा था। माना कि उस टाइम वो चला गया, लेकिन तब तो तुम भी उसके जाते साथ ही वहाँ से चली गई, तुमने तो मुझे मुड़कर देखा तक नहीं। जिस पर ली मुआन कहती है, देखो तुम यहाँ पर कोई ना जज नहीं हो जो मुझे हर एक छोटी बड़ी बात तुम्हें बतानी हो, मेरा जो मन करेगा मैं वही बात तुम्हें बताऊंगी, हर बात तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो एल्डर कह रहा होता है, चलो ठीक है जैसा तुम्हारी मर्जी तुम वो कर सकती हो, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी वेडिंग के जो इनविटेशन है ना दूर दूर के सेट तक के जा चुके हैं, वो लोग हमारी वेडिंग में आते ही होंगे। देखो हमारी तरफ से ये एक खानदानी कड़ा जो है ना इसे तुम पहन लो, ये मैं तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ, तो प्लीज इसे मना मत करना। लेकिन ली मुआन तो वहाँ पर उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती, यहाँ तक कि तो वो उसका कड़ा तक तो देखती ही नहीं, तो लेने की तो दूर की बात थी। इस वजह से वो एल्डर वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो जाते हुए यहाँ पर ली मुआन से कह रहा होता है, देखो शादी तो हमारी होने ही वाली है, इस शादी में हम दोनों रिश्ते का बंधन बांधने, मुझे इस चीज पे मजबूर मत कर देना कि मुझे बंधन के बजाय किसी और चीज को ही गले में बांध देना पड़े। ऐसी नौबत आए तो वो चीज तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होने वाली। और इतना कहने के बाद वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और कमरे से बाहर आने के बाद उसने लाइन लगा दी थी कई सारे डिसाइपल की जो सीनियर होते हैं उन सभी की कि तुम्हें अब से यहाँ पर ली मुआन के ऊपर नजर रखनी है कि वो कैसे भी करके इस कमरे से ना ही बाहर जा
पाए और ना ही कोई अनजान इंसान इस कमरे के अंदर आ सके। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम वांग को देखते हैं जो अभी तक के अपना कल्टीवेशन कर रहा था। वो यहाँ पर उसी वाली पिल का इस्तेमाल कर रहा होता है जो ली मुआन ने पहले भी उससे बना कर दी थी। उस पिल की वजह से तो उसकी कल्टीवेशन पावर यहाँ पर बहुत ज्यादा बनने लगती है और उसके तरफ तो उसके ऑरा का रिंग भी बनकर आ चुका था। जितनी भी पिल का उसने इस्तेमाल किया होता है उन सभी पिल का ऑरा उसके चारों तरफ घूमते जा रहा था, लेकिन इतनी ज्यादा पिल की पावर को वो ठीक तरह से संभाल नहीं पाता और ऐसा लग रहा था कि वो पावर उसके ऊपर बैकफायर कर चुकी है, जिस वजह से तो उसके मुंह से खून भी आने लगता है। पर वांग जल्दी हार मानने वालों में से थोड़ी है। वो दोबारा वहां पर कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि वो सारे पिल की पावर को एक साथ एब्जॉर्ब करना ही चाहता था। इस वजह से वापस से ऑरा का रिंग उसके चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पर वांग ने फिर से अपनी कल्टीवेशन पावर को बढ़ाने की कोशिश की थी। काफी देर की मेहनत के बाद आखिरकार वांग यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू कर जाता है। वो अब यहाँ पर एलेक्जेब फॉर्मेशन पीरियड में तो पहुंच चुका था, लेकिन वो अभी सिर्फ अर्ली स्टेज में पहुंचा होता है। उसे इससे भी ब्रेक थ्रू करने के बाद नेटसन सोल लेवल पे भी जाना पड़ेगा। उसके लिए उसे और ज्यादा पावरफुल पिल की जरूरत पड़ने वाली है। इस चीज से वांग काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो कुछ भी तो हुआ, मैंने यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू तो किया, ये तो बहुत अच्छी बात है। और इस ब्रेक थ्रू को करने में उसे करीब करीब 1 महीना लग गया होता है। ये देखकर तो वो सोल भी हैरान था कि बस 1 महीने के अंदर इसने इतनी जल्दी फिर से अपना ब्रेक थ्रू कर लिया। यहाँ पर तो ये वांग बिल्कुल कमाल करते जा रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये कहाँ जाकर रुकेगा। ऐसा ही रहा तो हो सकता है कि ये अपनी रियल बॉडी से भी ज्यादा पावरफुल होकर बाहर सामने आ जाए। तब वहाँ पर वांग के मास्टर आते हैं जो वांग की ब्रेक थ्रू देखकर एकदम ज्यादा हैरान थे। वो उससे कह रहे होते क्या सच में तुमने यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू किया, वो भी बस 1 महीने के अंदर? आखिर तुम्हारे पास कौन सा खजाना लग गया है जो तुम उसका इस्तेमाल करते हुए इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कर रहे हो? मुझे तो तुम्हारे सामने खुद को मास्टर कहने में भी शर्म आ रही है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर ग्रीट करता हूँ क्योंकि तुमने तो मुझसे भी फास्ट अपना ब्रेक थ्रू किया। लेकिन वांग जो होता है अपने मास्टर को रोकते हुए कहता है नहीं मास्टर, आप ये क्या कर रहे हैं? आप मेरे सामने थोड़ी ग्रीट कर सकते हैं, आपने ही तो मुझे एल्केमी करना सिखाया। आपके बगैर मैं थोड़ी ना यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर पाता। आप हमेशा से मेरे मास्टर थे और मास्टर ही रहेंगे। वो मास्टर जो होता है वहाँ पर वांग को बता रहा होता है कि वो लाल बाल वाला जो एल्डर है ना, उसने कई सारे डिसाइपल को ली मुआन के घर के बाहर खड़ा कर दिया है। वो उसे घर के बाहर नहीं निकलने देना चाहता जब तक कि यहाँ पर ये सेरेमनी वगैरह पूरी ना हो जाए। जो सुनकर तो वांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि अब तो मैं इस लाल बाल वाले एल्डर को नहीं छोड़ूंगा। उसका बहुत ज्यादा नाटक बढ़ते ही जा रहा है। मास्टर वहाँ पर वांग को एक जेड भी देता है जिसके अंदर ली मुआन का लेटर लिखा हुआ था। उस जेड को पढ़कर वांग को पता चलता है कि उसमें ली मुआन ने लिखा है मैं यहाँ पर पूरी तरह से सेफ हूँ, उसके लिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन रही बात उस एल्केमी फर्नेस की, तो उसे खोलने के लिए अब भी काफी सारे रिसोर्सेज की जरूरत है। लेकिन अब मैं यहाँ पर जब इस कमरे में कैद हो चुकी हूँ तो मैं रिसोर्सेज नहीं ला सकती, इसलिए वो काम अब तुम्हें करना होगा। तुम्हें ही जाकर अलग अलग रिसोर्सेज को मुझे ला कर देना है ताकि मैं उस एल्केमी फर्नेस को ओपन कर सकूं। तुम यहाँ से सूत्रा पवेलियन के अंदर जाना और वहाँ पर जो टॉप फ्लोर है ना, उसके अंदर तुम्हें एक छुपा हुआ तालिस्मान दिखेगा। हो सके तो तुम उसे लाने की कोशिश करो। अगर तुमने उस तालिस्मान को ले लिया ना तो उसकी वजह से तुम लुओ हेमेनसेट के ट्रेजर हाउस के अंदर जा सकते हो। वहाँ जाने के बाद तुम्हें काफी सारी हीवनली पावर मिलेगी। उसका इस्तेमाल करके हम यहाँ पर इस एल्केमी फर्नेस को खोल सकते हैं। इससे सबसे पहले तुम्हारा काम होगा कि तुम्हें उस तालिस्मान हासिल करना है। लेकिन वो मास्टर वहाँ पर वांग से कह रहा होता है देखो अगर तुम वहाँ पर टॉप फ्लोर पे जा रहे हो ना सूत्रा पवेलियन के, तो जरा खुद का संभाल के ध्यान रखना। वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वहाँ जल्दी कोई भी नहीं जा सकता। जब तक कि कोई पावरफुल एल्डर या फिर रिस्पेक्टेड मॉन्क ना हो वो लोग वहाँ पर जा सकते हैं, उनके अलावा कोई भी वहाँ पर नहीं जा सकता। उस जगह पे कई सारे सीक्रेट जो वेपन वगैरह भी लगे हुए हैं जो तुम्हारी जान लेने की कोशिश करेंगे। उम्मीद तो है कि तुम उस तालिस्मान को हासिल कर लोगे, लेकिन उससे लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होने वाला है। अब इतना ज्यादा मुश्किल काम का नाम सुनकर वांग जो होता है ना, वो अपने क्लोन का तो इस्तेमाल नहीं करता बल्कि अपनी रियल बॉडी को बाहर निकाल लेता है ताकि वो अपनी रियल बॉडी को वो तालिस्मान लाने के लिए भेज सके, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा भी हो सकता है। इसलिए वांग की रियल बॉडी सूत्रा पवेलियन के अंदर आ जाती है, जहाँ पर आने के बाद वांग को वहाँ पर वो तालिस्मान दिखाई दे जाता है। इसलिए वांग जल्दी जल्दी उन पिलर पे चढ़ते हुए वहाँ की तरफ जाना शुरू कर देता है ताकि उस तालिस्मान को हासिल कर सके। लेकिन उसे हासिल करना इतना आसान नहीं होने वाला था। वो जहाँ जहाँ कदम रख रहा होता है ना, वहाँ से अलग अलग फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लग गया था, जो सारे फॉर्मेशन वांग के पीछे पड़ जाते हैं ताकि वो उसे वहाँ पर रोक सके। वांग सारे के सारे फॉर्मेशन से बच रहा होता है, लेकिन वो फॉर्मेशन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो उसे चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस वजह से वांग चारों तरफ से उस फॉर्मेशन से घिर गया था। वो इधर उधर भागने की कोशिश भी करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता, और देखते ही देखते उन फॉर्मेशन ने वांग को पूरी तरह से कैद कर लिया होता है। वांग वहाँ पर एकदम फंस चुका था, वो ना इधर जा पा रहा होता है ना ही उधर जा पा रहा होता है। तब वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एल्डर आता है, जो वहाँ पर आने के बाद वांग से कह रहा होता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो बिना परमिशन के सूत्रा पवेलियन के अंदर घुसा है? मैं आज तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ने वाला। तुमने यहाँ पर आने के बाद बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद उसने वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन को एक्टिवेट कर लिया होता है, और जैसे वो वेपन वहाँ पर वांग की तरफ आता, उसने वहाँ पर अपने रेड
लाइटनिंग की पावर का इस्तेमाल करते हुए जितने भी छोटे छोटे फॉर्मेशन थे ना उन्हें अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है ताकि वो उन सारे फॉर्मेशन का इस्तेमाल उसी एल्डर के ऊपर ही कर सके। और जैसे उसने वहां पर सारे फॉर्मेशन को अपने कंट्रोल में लिया था, वो उन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उस बड़े वाले वेपन को वहां पर रोक दो देता है। साथ ही साथ वो उस वेपन को सीधा उस एल्डर की तरफ ही भेज रहा था। ये देखकर तो वो एल्डर हक्का बक्का रह जाता है कि यहाँ पर इसे हुआ क्या, इसने इतनी आसानी के साथ मेरे वेपन को रोकते हुए उल्टा मेरे तरफ ही मेरा वेपन फेंक रहा है। इसलिए वो एल्डर वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस वेपन को वहां पर रोकने की कोशिश करता है और उसने इतना खतरनाक अटैक वेपन पे कर दिया था कि वो वेपन वहां पर चकनाचूर हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए वांग सीधा उस एल्डर के पास आ जाता है और उसके ऊपर फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो एल्डर तो बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो बस अपनी उंगलियों से स्लैश अटैक बाहर निकालते हुए वांग के ऊपर कई सारे अटैक कर देता है, लेकिन तब भी वांग को कुछ नहीं होता। वो वहां पर अपनी रेड लाइटनिंग की पावर का इस्तेमाल करते हुए एल्डर के ऊपर अटैक कर रहा होता है। वो एल्डर वहां पे कहता है तुम यहाँ पर कुछ भी टेक्निक का क्यों ना इस्तेमाल कर लो, तुम यहाँ पर मेरा मुकाबला तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उसने लगातार वांग के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, जिस वजह से तो वांग का आधा मास्क वहां पर निकल जाता है और उसका आधा चेहरा यहाँ पर विजिबल हो चुका था। तब वांग कहता है लगता है अब इस एल्डर को यहाँ पर सबक सिखाना ही पड़ेगा। जिसके बाद उसने वहां पर उसी पावरफुल वाले फ्लैग को बाहर निकाल लिया था ताकि उस फ्लैग का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर इस एल्डर की जान ले सके। एल्डर उस फ्लैग को देखकर हैरान था कि ये कैसी चीज इसके पास है, ये तो मुझे बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी वो वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उस फ्लैग को भी रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल लेवल पे पहुंच चुका था। लेकिन तब वांग ने वहां पर उस फ्लैग के अंदर अपनी और ज्यादा पावर को बढ़ा दिया होता है और उस फ्लैग को बड़ा करते हुए वो उस एल्डर को उसके अंदर घेर लेता है। और जैसे उसे मौका मिलता है उसने बाकी के सारे छोटे छोटे फॉर्मेशन को उस फ्लैग के चारों तरफ बांध दिया था, जिस वजह से तो वो एल्डर पूरी तरह से वहां पर घिर गया होता है। वो तो वहां से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। वांग कहता है भले से मैं यहाँ पर इस एल्डर को मार तो नहीं सकता, लेकिन इससे कैद तो कर सकता हूँ ना, वही चीज मैंने यहाँ पर कर दी। जिसके बाद वो वहां से उसी तालिस्मान की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है ताकि वहां से वो उस तालिस्मान को बाहर निकाल सके। जिसके बाद उसने वहां पर एक तालिस्मान को बाहर निकाल लिया था, इस वजह से उसके पास वो आ गया होता है। दूसरी तरफ हम कुछ डिसेबल को देखते हैं जो कि लू हेमन सेक्ट के ही थे। वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हमने सुना कल कोई सूत्रा पवेलियन के अंदर घुस आया था, उसने वहां पर आने के बाद तो एक तालिस्मान को भी चोरी कर लिया है। लेकिन आखिर हुआ ऐसा कैसे कि कोई सूत्रा पवेलियन के अंदर घुस आया और वहां जाकर चोरी भी कर ले। वहां के गार्ड एल्डर जो है वो उन्होंने कुछ काम नहीं किया क्या? अब यहाँ पर बाकी के जो भी एल्डर है ना उन्हें और ज्यादा निगरानी कड़ी कर दी है इस पूरे सेक्ट में ताकि वो उस चोर को ढूंढ सके। ये सारी चीजें तो वांग जो होता है अपने कमरे के अंदर सुन रहा था। ये वांग का क्लोन होता है जो सारी बात सुन चुका था। वांग को पता चलता है कि अब सारे लोग हर डिसेबल के पास आकर उससे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उसकी तलाशी भी लेंगे कि किसके पास से वो तालिस्मान बाहर निकल कर आता है। जिसके पास से भी वो तालिस्मान निकलेगा उसकी तो वहां पर अब खैर नहीं होने वाली है। जिस चीज से तो वांग थोड़ा घबरा रहा होता है कि अब यहाँ पर क्या होगा। लेकिन वो सोल उससे कहता है आपको यहाँ पर कोई नहीं पकड़ सकता क्योंकि आपका जो रियल बॉडी है ना उसके पास तो बहुत ज्यादा पावर थी, आपके पास उतनी पावर नहीं है। अगर सूत्रा पवेलियन का गार्डियन एल्डर भी यहाँ पर आ जाए ना तो भी वो यहाँ पर आपकी पावर को महसूस करके ये नहीं पता लगा पाएगा कि आप ही वो वहां पर थे जिसने उसके ऊपर अटैक करके तालिस्मान को चुराया। लेकिन उसके क्लोन को यहाँ पर ये पता नहीं होता है कि रियल बॉडी जो थी वांग का उसका तो आधा मास्क निकल चुका था, जिस वजह से उस एल्डर ने उसकी आधी शक्ल देख ली थी। जिसके बाद हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर एक एल्डर अभी तक के उस चोर को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो चोर तो उसे अभी तक के वहां पर नहीं मिला था। वो वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कई सारे पावरफुल पिलर को एक्टिवेट कर रहा होता है। ऐसा पता तो नहीं चलता कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो वहां पर किसी तरह की खास फॉर्मेशन को बना रहा है जो हो सकता है कि वहां पर उस चोर को पकड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन अभी यहाँ पर असल में वो एल्डर क्या कर रहा था इसके बारे में हमें ठीक तरह से जानकारी नहीं मिलती। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स।